नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। पूरे देश में आजकल फिल्म द कश्मीर फाइल्स की खूब चर्चा में है और वहीं लोगों की भारी भीड़ सिनेमा हॉल में द कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखने जा रही है और वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासी गलियों का पारा भी चढ़ा हुआ है। और इसी दौरान बुधवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी ये फिल्म देखने पहुंचे और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। और वहीं बुधवार रात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फिल्म द कश्मीरी फाइल्स देखने पहुंचे थे और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष भी फिल्म देखने गए। और इस दौरान कांग्रेस विधायक शिव कुमार डहरिया, मंत्री प्रेम साय सिंह टेका और वहीं विधायक प्रमोद शर्मा, शकुंतला साहू, कुलदीप जुनेजा और वहीं सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद थे। और इसके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ये फिल्म देखी। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीरी फाइल्स लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। और इन सबके मांगों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रात 8 बजे प्रदेश के सभी विधायकों को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। और ऐसे में यह संभावना है कि अब फिल्म देखने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित राजनांदगांव के मदनवाड़ा कांड की जांच रिपोर्ट कल सार्वजनिक हो गई है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में जांच आयोग की रिपोर्ट को पेश किया और इस रिपोर्ट में मदनवाड़ा कांड की परिस्थितियों और रणनीतिक गलतियों पर रिपोर्ट पेश की गई। और आयोग ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाया। दरअसल 12 साल पहले 2009 में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा गांव के पास नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया था और इसमें पुलिस टीम को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा था। और वहीं तत्कालीन राजनांदगांव एसपी विनोद चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी नक्सली हमले में शहीद हुए थे। और इस मामले में जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव ने जांच से कार्रवाई की। और वहीं जांच आयोग ने बताया है कि ये बहुत दुखद स्थिति है जिसमें आईजी जोन की उपस्थिति में नक्सलियों ने एक शहादत पाए एसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट, जूते, हथियार और दूसरे सामान निकाल लिया। और आयोग ने यह भी बताया कि साक्ष्य ये भी प्राप्त हुए हैं कि उस दौरान आईजी अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे रहे, लेकिन कुछ गवाहों ने दावा किया है कि उन्होंने नक्सलियों पर गोली चलाई। और ये दावा भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि नक्सलियों पर गोली चलाई तो कोई हताहत क्यों नहीं हुआ। और वहीं आयोग ने यह भी कहा कि अगर आईजी जोन ने बुद्धिमत्तापूर्ण कृत्य किया होता तो ये नतीजा बिल्कुल अलग होता और उनके पास पर्याप्त समय था कि वो सीआरपीएफ या सीएएफ को बुलाकर उनका उपयोग कर सकते थे। और गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 की सुबह राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास नक्सली एम्बुलेंस लगाकर बैठे थे और पुलिस पर हमला कर दिया गया और इसमें करीब 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जिसमें 25 जवान कोरकोटी के जंगल में और 2 जवान मदनवाड़ा में शहीद हुए। और बाद में शहीद जवानों के शव वापस लाने गई टीम पर भी नक्सलियों ने हमला किया था और यह पहला मौका था जब राज्य में एसपी नक्सली हमले शहीद हुए थे। और वहीं इंदौर शहर में होली का बाजार सज चुका है। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियां बच्चों के लिए मौजूद है और इस बार होली में एक अलग ही पिचकारी देखने को मिल रही है जो वाटर टैंक प्रियंका गांधी के नाम से आई है। दरअसल देश भर में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और वहीं होली को लेकर इंदौर के बाजारों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और वहीं होली को लेकर लोग बहुत उत्साहित है और बाजारों में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन इस बार भले ही यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन बाजारों में प्रियंका गांधी काफी चर्चाओं में बनी है। और चर्चा का कारण यह है कि प्रियंका गांधी के नाम से प्रियंका गांधी वाटर टैंक नाम की पिचकारी आई है और इस पिचकारी को बच्चों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। और इंदौर के बाजारों में होली को लेकर खासी तैयारी भी कर ली गई। और वही वन विभाग द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी पलाश और टिश्यू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार करवाया गया।
जिससे आपकी त्वचा पर गलत असर ना पड़े। और वहीं आधुनिक युग में रंग में अलग अलग केमिकल मिलाकर रंग बिरंगी कलर और गुलाल बाजार में बिकने आते हैं, जिससे त्वचा की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से लोगों में जागरूकता आई है और वो प्राकृतिक गुलाल का ही उपयोग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग द्वारा हर साल विभिन्न फूलों से प्राकृतिक रंग और गुलाल बनाए जाते हैं। इसको लेकर इंदौर के चोरल में वन समिति ने एक प्लांट भी लगाया और इसमें करीब 100 से अधिक लोग काम करते हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। और वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार शोरूम, बारात घरों और दुकानों में बिना मापदंड को पूरा किए नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। और हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया। और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर खोले गए नर्सिंग कॉलेजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और इस मामले में अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि साल 2021 में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में करीब 55 नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं और ये ना तो नर्सिंग कॉलेजों के लिए तय मापदंडों को पूरा करते और न ही सरकार के नियमों का पालन करते। और वहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने वैसे तो नर्सिंग कॉलेजों को खोलने के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल अनिवार्य किया, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों के लिए ये नियम शिथिल कर दिया गया। और नियम के अनुसार अगर आदिवासी इलाकों में नर्सिंग कॉलेज खोला जाता है तो उसके लिए अस्पताल की जरूरत नहीं है। और वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने इसी नियम का फायदा उठाकर बारात घरों, कार शोरूम और दुकानों तक में नर्सिंग कॉलेज खोल दिए। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कागजों तो तमाम मापदंड में नर्सिंग कॉलेज पूरा करते हैं, लेकिन हकीकत में किसी भी कॉलेज में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वहीं याचिका में छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, मंडला और ढिंडोरी जिलों में खोले गए नर्सिंग कॉलेजों की तस्वीर और सबूत पेश किए गए। वहीं याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत सभी नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। और वहीं अब खबर इंदौर से है, जहां पर इंदौर में मुस्लिम समाज द्वारा कर्नाटक में हिजाब मामले में हाईकोर्ट के आदेश से असहमति जताते हुए मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कर रही हैं। और मुस्लिम उलेमा द्वारा समाज में हिजाब पहनने को लाजमी बताया गया। और वहीं कर्नाटक के यादगीर में छात्राओं के हिजाब पहनने पर आए कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसे लेकर देश भर में मुस्लिम समाज द्वारा कोर्ट के आदेश की असहमति जताई जा रही है। और उसी कड़ी में इंदौर महिलाओं का कहना है कि हिजाब पहनना जरूरी है और पर्दे में रहना चाहिए। मुस्लिम महिला सीमा बेगम ने कहा कि ये सब गलत है और इस्लाम कहता है कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। स्कूल की छात्रों को हिजाब पहनकर अदब में रहना चाहिए। वहीं हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर करनी चाहिए और याचिका दायर करें। और हमारा संविधान कहता है कि हमें अपनी हर तरह की वेशभूषा अपना सकते हैं और हमारे देश की पहचान ही यह है कि हर तरह का धर्म और हर तरह की भाषा और हर तरह की वेशभूषा को अपनाने की पूरी आज़ादी है और इस हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पूरा अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो कुरान में लिखा है हम वही मानते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में रहने के लिए कहा गया और सभी नेता और उच्च न्यायालय के जज पहले कुरान देखें, क्योंकि कुरान के हिसाब से ही मुस्लिम समाज चलता है और हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में साल 2011 में एसआर कंपनी और नक्सलियों के बीच पैसे की लेनदेन को लेकर दंतेवाड़ा पुलिस की कार्रवाई पर 11 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत का फैसला आ गया। और इस मामले में पुलिस ने समाजसेवी सोनी सोरी समेत उनके भतीजे लिंगाराम, ठेकेदार बीके लाला और एसआर कंपनी के महाप्रबंधक रहे डीवीसीएस वर्मा को आरोपी बनाया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद एनआईए कोर्ट ने सभी को दोष मुक्त कर दिया। और वहीं विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन ने आईएनआई अपराध ने बताया कि पुलिस द्वारा जब्त बताई गई 15 लाख रुपए की राशि भी ठेकेदार बीके लाला को लौटाने का भी आदेश दिया गया।
और वहीं जानकारी के मुताबिक साल 2011 में 9 सितंबर को दंतेवाड़ा जिले के कुआकोड़ा थाना प्रभारी उप निरीक्षक उमेश साहू ने मुखबिर से मिली सूचना पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया था। दरअसल एसआर कंपनी की ओर से नक्सलियों को लिंगाराम, कोडोप्पी और सोनी सोरी के माध्यम से पालनार ग्राम के साप्ताहिक बाजार के पास 15 लाख रुपए देने की जानकारी पर ठेकेदार बीके लाला, लिंगाराम और सोनी सोरी को 15 लाख रुपए निकालकर देते समय पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन सोनी सोरी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाजार की भीड़ में चली गई थी। वहीं इंदौर के महू में जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है और शहर के मालवा मार्केट स्थित फोटोकॉपी की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से नकली वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए हैं और यहां बिना निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर के वोटर कार्ड बनाए जा रहे थे। और वहीं प्रशासन ने कार्रवाई के बाद दुकान को भी सील कर दिया है। दरअसल सोमवार को इंदौर के महू शहर के मालवा मार्केट में स्थित सुनील घर की मोना फोटोकॉपी की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई और वहीं ये कार्रवाई तहसीलदार शिव शंकर जरोलिया और निर्वाचन आयोग की टीम ने की थी। और कार्रवाई के दौरान दुकान से बड़ी संख्या में मतदाता परिचय पत्र और पैन कार्ड जब्त किए गए हैं। और वहीं महू के नायब तहसीलदार शिवशंकर के अनुसार फरियादी मनोहर भाला द्वारा सोमवार सुबह तहसील के निर्वाचन कार्यालय में अपने वोटर कार्ड सुधार के लिए आए थे, जिसमें पाया गया कि इस वोटर आईडी कार्ड पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और वो कार्ड 2 दिन पहले ही बनाया गया था, जबकि एक वोटर आईडी कार्ड बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। और वहीं तहसीलदार ने बताया कि शंका होने पर प्रशासन द्वारा यहां छापेमारी की गई और वहीं वोटर कार्ड पर जिस निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं वो फर्जी है, क्योंकि वर्तमान निर्वाचन अधिकारी अक्षत जैन के हस्ताक्षर होने थे और वो नहीं थे। और वहीं दुकान संचालक से जब पूछा कि कई तो वहीं वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पूरी दुकान की छानबीन की गई, जिसमें वोटर आईडी कार्ड और लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज भी जब्त किए गए और जिन्हें जब्त कर लिया गया और अब पंचनामा भरकर दुकानों को सील कर आगे की कार्रवाई जारी है।